बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूसीपी टीवी और मैं हूं रुबाब अख्तर। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की चौथी लहर का सामना करना पड़ रहा है। नई वेव के साथ नए वेरिएंट का आ जाना यकीनन तशवीशनाक है। ये वेरिएंट्स क्या हैं, हाउ दे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स के साथ न्यू इमर्जिंग कोविड-19 के वेरिएंट्स को किस तरह से कॉप अप किया जा सकता है, किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सादिया ज़िया। शी इज़ सीनियर लेक्चरर इन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज एंड शी इज़ कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट विद हर वैल्यूएबल रिसर्च ऑन कोविड-19 इन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रुबाब, और बहुत शुक्रिया आपका मुझे एक दफ़ा दोबारा यहाँ बुलाने का। और ये जो इनिशिएटिव हमने 2 साल पहले लिया था कि हमने अपनी आवाम को यूसीपी के प्लेटफॉर्म से अवेयर करना है और उनको बताना है कि कितनी अहम ज़रूरत है और पाकिस्तान कितने बड़े क्राइसिस में था उस वक्त, और अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से बाहर आ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह हम लोग इस तरह से हम लोग करते रहेंगे, इसको कंटिन्यू में रखेंगे। अच्छा सादिया, सबसे पहले तो मैं आपसे, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी इस चीज़ को मेंशन किया कि जो एक नई वेव के साथ एक नए वेरिएंट का इमर्ज हो जाना, तो ये कितना बड़ा क्राइसिस है मेडिकल स्टाफ के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, वैक्सीनोलॉजिस्ट के लिए कि जिन्होंने वैक्सीन्स बना ली हैं और हमें हर वेव में एक नया वेरिएंट हमारे सामने आ जाता है। तो आप इस पूरी कोविड-19 की चौथी लहर, फोर्थ वेव को किस तरह से देखते हैं? इसमें रुबाब इस तरह है कि क्योंकि ये एक वायरस है, और अगर हम इसको 2019 से स्टार्ट करें, जिस वक्त हमें पहली मरतबा इसकी इमरजेंस हुई थी, दैट वाज अ अल्फ़ा वेरिएंट, और वो उस वक्त अपने पुराने जो एक स्ट्रैटेजी थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके बाद हम मिड में आ गए तो हमारे पास बीटा आ गया, फिर इसके बाद हमारे पास गैमा आ गया, एंड नाउ वी आर हेडिंग विद द डेल्टा। तो एक तो वायरस की इस नेचर को समझने की ज़रूरत है कि जितने भी वायरस होते हैं इनका सिर्फ और सिर्फ एम ये होता है कि दे शुड सर्वाइव, और इनको इन एनी फॉर्म, और इनको अपने सर्वाइवल के लिए अपने होस्ट की जरूरत होती है। अब क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया में जो होमोसैपियंस हैं या इंसान हैं, वो इसका एक होस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, और ये अपने होस्ट को और बहुत फेवरेबल होस्ट डिक्लेयर हुए हैं। और ये इस तरह है कि जितना आपको फेवरेबल कंडीशन वायरस को मिलती है, वो उतना अपने आप को म्यूटेट करता है। इसकी म्यूटेशन या इसके अंदर जो आने वाला चेंज है वो इसको जिंदा रखता है। तो आइंदा भी आने में हमारे ज़हनी तौर पर हमें तैयार रहना चाहिए कि वेरिएंट्स आते रहते हैं, हर वायरस अपने आप को गाहे बगाहे चेंज करता रहता है। कोरोना इसलिए जल्दी चेंज हो रहा है कि उसके पास बहुत ज़्यादा होस्ट हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो म्यूटेशन है वो उनका सर्वाइवल है। बिल्कुल, ये इनकी बेसिक नीड होती है, क्योंकि हम लोग इसी वजह से इनको टैकल करना फिलहाल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई दवाई बना सकते हैं जिसको किल कर सकती है या उसको रोक सकती है उसकी रिप्रोडक्शन, बट दिस इज अ वायरस। और इसमें यह है कि इसकी जो म्यूटेशन है यही इसके सर्वाइवल का जरिया है, तो ये अपने आप को बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। और फिर जो आपने बात की कि हमारे लिए चैलेंज है वैक्सीनोलॉजिस्ट के लिए, बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए, कि हमने जो वैक्सीन बनाई है उसकी एफिशिएंसी इस पे कितनी है। तो उसमें मैं सिर्फ इतना आपको अभी फिलहाल कहते हैं, क्योंकि आगे जाके हम इस पे मजीद भी डिस्कस करेंगे कि जो वैक्सीन इस वक्त मौजूद है वो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस 3 वेरिएंट्स हैं। अच्छा, डेल्टा को ये इस तरीके से हिट नहीं करेंगी, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी में एक मेमोरी डेवलप हो गई है। मगर साथ करंटली तो अगर देखा जाए तो अभी इंडिया से इमर्ज हुआ डेल्टा वेरिएंट, और डेल्टा वेरिएंट के केसेस अब पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो हम एग्जिस्टिंग वैक्सीन के साथ इनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? इसमें इस तरह है, मैं बताती हूँ आपको कि जब वैक्सीन आपने इंट्रोड्यूस करवाई है अपनी बॉडी के अंदर, आपने खुद गए हैं और आपको पहली डोज लग चुकी है, तो इसमें ये होता है कि आपका बॉडी का सिस्टम जो कोर है उस वायरस का, या उस वायरस की जो कि मेमोरी है कि फ्रॉम दिस पार्ट ये वायरस जौन सा है ये बॉडी में हमला करेगा तो हमने इसको टैकल करना है, वो मेमोरी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है आपके अंदर। अब होता ये है कि जब नया वायरस आता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी चेंज के साथ आता है, बाकी उसका जेनेटिक मटेरियल वैसा ही रहा है। हमने देखा कि सिम्टम्स भी हर वेव में थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा चेंज आता है ना, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो वैक्सीन मुकम्मल इस पर काम नहीं करेगी। वैक्सीन ने आपकी बॉडी में मेमोरी डेवलप कर ली होती है, और वो उस जैसे आने वाली हर चीज के खिलाफ थोड़ा मुदाफियत जो सी है वो आपके जिस्म में मतलब आपके अंदर एक डिफेंसिव फोर्स बन चुकी है, और वो आपको समहाउ वो आपको से सेव करेगी। इसका एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि जिन लोगों ने अभी जो हम एक रीसेंट स्टडी हमने देखी, और हॉस्पिटल में और हॉस्पिटलाइज जो केसेस थे उसमें हमने कुछ एक प्रोजेक्ट डिजाइन किए थे अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हम सिर्फ ने यही एनालिसिस किया था कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है और फिर उनको जो
डेल्टा वायरस से इन्फेक्शन हुआ, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली और उनको जो इन्फेक्शन हुआ, तो अब आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि उनके जो सिम्टम्स थे और इवन उनकी जो क्रॉनिक कंडीशन थी वो टोटली डिफरेंट थी। जिन्होंने वैक्सीन ली हुई थी उनकी जो बीमारी की जो शिद्दत थी वो बहुत कम थी एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट गेट वैक्सीनेटेड विद देमसेल्व्स। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका मतलब है जो हमें ये भी एक चीज़ का सामना करना पड़ रहा है ना कि वेरिएंट चेंज हो जा रहे हैं, तो वैक्सीन कैसे इफेक्टिव है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब आपकी करंट सिनेरियो में हमारे पास मजीद कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग आपको भी याद होगा कि प्रीवियस हम जितने अपने शोज हमने किए उसमें हम बार बार ये बात करते थे कि वेट फॉर द वैक्सीन व्हेन इट कम्स। और एक क्वेश्चन और लोग करते हैं कि वैक्सीन को बनाने में सालों लग जाते हैं, तो ये इतनी जल्दी कैसे आ गई। अच्छा, और एक बहुत बड़ा मिथ है ये। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑब्वियसली ये मिथ है, ये इसके पीछे बैकग्राउंड में एटलीस्ट हमें जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 1 ईयर होता है, 1 ईयर to 2 ईयर होता है, एंड वी हैव डिक्लेयर्ड इट। ट्रायल्स हुई एंड देन WHO ने इसको रिकमेंड किया और अब हमारे पास ये आ गई है। इतनी आसानी से इसलिए बन गई कि आपके पास टेक्नोलॉजी अब मॉडर्नाइज है। आप विद इन द सेकेंड्स और विद इन द मिनट्स आप टेम्पलेट ले लेते हैं उस वायरस का, एंड देन थ्रू डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स आप इसको एनालाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो कंप्यूटेशनल एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू आप इसको वायरस को एक प्रपोज ड्रग बना लेते हैं, वैक्सीन बना लेते हैं, एंड देन आप फॉरन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपके पास इतने अच्छे इस वक्त जौन सी वो टेक्नोलॉजी है कि वैक्सीन का बहुत जल्दी बन जाना ये हमारे लिए तो शायद इतनी छूती बात नहीं है। ऑब्वियसली आम आवाम को ये बताना जरूरी है ये उनको एक मिसकंसेप्शन को दूर करना। और समटाइम वो आपको देखता है ना, इस तरह से हमने देखा कि लोग बहुत डिस्करेज भी लगते थे कि वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, अभी भी स्टिल दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसमें ये है कि इसमें हमें वैक्सीनेशन के लिए मुझे लगता है हमें लोगों को बहुत ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। और अभी भी हमारे अगर देखा जाए तो हमारी रेशो 7 to 8% रेशो है हमारी पॉपुलेशन की जिन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। बट आपको लगता है कि कितनी एक सर्टेन अमाउंट नंबर ऑफ पीपल जिनको वैक्सीनेट कर दिया जाए तो हम थोड़े से सेफ जोन में होंगे? अच्छा, इसमें यह है कि एक तो जब भी आप कोई रिसर्च, जब भी आप कोई नई ड्रग या जब भी आप कोई ऐसी मोबिलाइजेशन क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपनी कम्युनिटी को इंगेज करें। इसमें हम लोग पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर या जब आप मेडिकल साइंसेज में बात करते हैं ना, तो हम इसमें एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो ये जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप मैसिव लेवल पे वैक्सीन को लोगों को लगाने से पहले या उसको बज़ौर उसके ऊपर करने से पहले कि नहीं ज़रूर लगवाएं, आप उनको पहले एजुकेट करें। इसके लिए हम डिफरेंट डिस्कशन ग्रुप बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्कूल कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, असातिज़ा इकराम हैं, प्रोफेसर्स हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल जो स्टाफ है, उनके थ्रू हम अपनी डिफरेंट एरियाज के अंदर, लोकेलिटीज के अंदर, एंडोर्समेंट से भी आप इसको बहुत अपनी लोकेलिटीज के अंदर फैन फॉलोइंग होती है और लोग उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। इवन एट यूनियन काउंसिल लेवल बिल्कुल ऐसे आप वहाँ लोगों के डिस्कशन ग्रुप्स बनाएं और लोगों को खुद एक बहुत ही जैसे हल्के फुल्के अंदाज में आप उनको एजुकेट करें कि क्यों ज़रूरी है ये। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास हमारे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। अब बात जो गलत फहमी है वो जल्दी पहुंचती है बजाय इसके कि जो सच है वो लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए कम्युनिटी को एंगेज करना, हमसे भी एक कॉन्स्पिरेसी कंसीडर कर सकते हैं। वो एक नेगेटिविटी जनरेट की जाती है किसी भी चीज़ के खिलाफ। तो इसका होता ये है कि आप लोगों को खुद इन्वॉल्व करें ताकि उनको खुद पता हो कि ये हमारे लिए ज़रूरी है और हमारी आइंदा नस्लों जो आ रही हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा सादिया, हमने बहुत सी देखे हैं मिसकंसेप्शन वैक्सीन से जिनको रिलेट किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद मे बी आप पैरालाइज हो जाएंगे या बहुत से साइड इफेक्ट हैं। और कुछ लोग में लाइक टेंडेंसी, मुझे लगता है कुछ लोग में ऑलरेडी टेंडेंसी होती है और जब वो कुछ ट्रिगर कर देते हैं तो उसको ब्लेम करें कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो वैक्सीन के लिए हो रहा है क्योंकि हमने वैक्सीनेशन करवाई है। और सम टाइम आप देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में की बात की जा रही है कि बड़े इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, फीमेल्स के लिए बड़े इश्यूज हैं और वैक्सीन ना लगवाई जाए। जो स्पेशली जो प्रेग्नेंट लोग हैं उसमें ज़्यादा इश्यूज हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों को हम किस तरह से डील कर सकते हैं, इनको किस तरह से स्टॉप किया जा सकता है? इसमें मैं आपको ये अर्ज करूँगी कि इसमें कुछ जो चीज़ें हैं उनको ऑन दी बिगेस्ट और से द प्लेटफॉर्म्स जैसे WHO है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो एक NCOC का एक मुकम्मल एक जो वेबसाइट है उसको डेवलप किया और उसके ऊपर बेतहाशा इस तरह के सवालात के जवाब उनसे वहाँ मौजूद हैं, गाइडलाइंस वहाँ मौजूद हैं। इसमें अगेन यही चीज़ है कि हमें इन सवालों के जवाब लोगों को देने हैं।
अगर नहीं देंगे या खामोशी इख्तियार तो और वो करेंगे गुमराह हो तो वो जाएंगे। और उस चीज़ को लेके अपने ज़हनों में उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं, शायद ये हमारी जो सोच है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें पहली चीज़ जो आपने मेंशन की कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कोई असर आता है, तो जो वैक्सीन जब बनाई जाती है ना, उसके अंदर वायरस का वो पार्ट होता है जो कि विरुलेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाइल्यूशंस होती हैं जिसके थ्रू आपकी बॉडी, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर वो पहुंच जाता है अपने टारगेट पे। इसके अलावा वायरस की जो कॉम्पोजिशन है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, या उस वैक्सीन की कॉम्पोजिशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या आपकी जो रेशो है रिप्रोडक्शन का उसको कम करे या बॉडी ऑर्गन्स को कुछ प्रॉब्लम डैमेज करें। तो ये बात ज़रूरी है, और ये हर वैक्सीन के साथ था। ये पोलियो की दफ़ा भी था, ये हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन के साथ भी था, ये फ्लू वायरसेस के साथ भी ऐसा ही था, और अब इसके साथ भी ऐसा है। तो दिस इज़ अ हैबिचुअल थिंग, इसको हमने एड्रेस करना है, लोगों को बताना है, पिछली एग्जाम्पल्स दे के भी और अब की भी। सेकेंडली जो प्रॉब्लम आ रही थी कि शायद कुछ जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं जो भी जिन्होंने कंसीव कर लिया है और इवन दे आर हेडिंग टूवर्ड्स इट, तो कंसीव उनको नहीं लगवानी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आएगी। उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ वैक्सीन्स को रखा है उनके लिए जो कि कन्वेंशनल मेथड से प्रिपेयर की गई हैं। कुछ वैक्सीन्स जौन सी हैं वो कन्वेंशनल मेथड वाली हैं, और कुछ हमारे पास जो टेम्पलेट या रिकॉम्बिनेंट हैं। तो जो कन्वेंशनल मेथड वाली वैक्सीन्स हैं वो प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर या आपको जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो आपको खुद रिकमेंड करती हैं कि आप अपने 6th या 7th मंथ के अंदर, क्योंकि 7th मंथ में नॉर्मली भी ख़वातीन को 2 इंजेक्शंस लगते हैं जो कि टॉक्सॉइड इंजेक्शंस होते हैं, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बर्थ के नाम बच्चों को बचाने के लिए होते हैं। तो वो भी उस वक्त लगते हैं एंड दे आर सेफ, और इवन 6th to 7th मंथ के अंदर अगर आप वैक्सीन भी लगवा रही हैं तो इट इज़ मोर देन सेफ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको आपकी प्रैक्टिशनर या आपकी गायनोकोलॉजिस्ट खुद गाइड कर देती है। अगली चीज़ जो एक आ रही थी, लेकिन साथ ही हम गाइडलाइन देने में भी लैक कर रहे हैं, लोगों तक सही तरह से गाइडलाइन नहीं पहुंची, उनको नहीं गाइड किया जा रहा, इसीलिए वो इस टाइम बड़े एक कंफ्यूजन का शिकार है। उनको समझ नहीं आ रही कि उनको वैक्सीनेशन करवानी भी चाहिए या नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये क्या हम, मतलब क्योंकि पाकिस्तान में एक आप सोच लें कि अल्लाह का शुक्र अदा हमें करना चाहिए कि हमारा डेथ रेट स्टिल दुनिया के दूसरे ममालिक से बहुत कम है और बहुत कंट्रोल रहा है। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज थी, लोगों ने इस चीज़ को बहुत मतलब लेना शुरू किया, लॉकडाउन्स को बहुत अप्रिशिएट किया गया, स्मार्ट टेक्निक यूज़ की गई, बिल्कुल, और अभी भी इवन हम लोग स्मार्ट यूज़ की गई और हम लोग उसको लेके चलते रहे। लेकिन फिर भी आपके डेथ रेट ना होने की ये कतई नज़र ये होता नहीं है कि आपको कुछ हो नहीं सकता या वायरस आपको कुछ कह नहीं सकता। वायरस स्टिल वो डेडली है। डेल्टा वेरिएंट इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है इसका। डेथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है अगेन, लेकिन इन्फेक्शन पहले जो बीटा या गैमा के मुकाबले में इसका 50% इंक्रीज है इसकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से, और बहुत मैसिव है, और इसको कोहैस का नाम दिया गया है। दिस इज लिटरली अ कोहैस कि किस तरीके से आगे लेके इसको ही चलना है। तो हमें मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है इसके लिए, और हमें वैक्सीनेशन की तरफ जाना ही जाना है। साथ ही हमने वैक्सीनेशन, अगर इफ़ आई एम फुली वैक्सीनेटेड तो कितने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मैं बिल्कुल एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में हूँ और मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कोविड नहीं होगा, मतलब कि आपको बूस्टर डोज की ज़रूरत कब पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल। अच्छा, ये भी लोगों का काफ़ी क्वेश्चन थे कि बूस्टर डोज अब आ रही हैं और हम कैसे लगवाएंगे। बूस्टर डोज फ़िलहाल तो हेल्दी पीपल के लिए नहीं है। Okay. हम आम जो मतलब इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी क्रॉनिक डिजीज, लाइक स्पेशली मैं मेंशन कर दूं कैंसर के जो मरीज़ हैं या वो मरीज़ हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, गुर्दों की बीमारी है किसी को, इन लोगों के लिए गवर्नमेंट फर्स्ट हैंड लेवल के ऊपर इंटरनेशनली भी इनको सोच रही है कि बूस्टर डोजेस देगी, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन साथ ही मतलब अगर एक बंदा फुली वैक्सीनेटेड है तो वो कितने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो एक सेफ जोन में और कब आपको रिक्वायर होगा कि आप दोबारा से बूस्टर डोजेस के लिए जाएं, या आप कहाँ आपकी इम्यूनिटी दोबारा से कम होना शुरू होगी? हाँ, इसमें यह है कि जो पिछले 3 वेरिएंट्स हैं ना, उनके लिए तो यू आर इम्यूनाइज्ड। ऑलराइट, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। मतलब आपके अंदर जब डायग्नोस, अगर आपको खुदा ना खास्ता फ्यूचर में भी अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो पिछले 3 वेरिएंट्स के साथ तो नहीं होगा। ठीक है। डेल्टा विल हिट यू बट विद अ वेरी लोअर कंसिस्टेंसी बिकॉज यू आर ऑलरेडी इम्यून, आपकी बॉडी मेमोराइजेशन डेवलप कर चुकी है, और ये वायरस इसके अंदर होता है। जो अगर आप जितने वेरिएंट्स के लिए आपको इम्यूनाइजेशन दी गई है ना, उनके लिए आप टोटली वैक्सीनेटेड है। ठीक है। नई जो इमरजेंस होगी वो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं हिट करेगी, और
थोड़े भी कर सकती है और हाई भी एक्सपेक्टिंग मोर वेरिएंट्स? इट्स अ वायरस एंड इट्स यू नो इट्स इंस्टिंक्ट, क्योंकि इसने जिंदा रहना है, अपने आप को हर तरीके से मैनेज करना है फॉर द सेक ऑफ इट्स इंक्रीजिंग इट्स नंबर। तो हमें तैयार रहना चाहिए ज़हनी तौर पे कि देयर वुड बी मोर वेरिएंट्स ऑफ इट। लेकिन ये है कि पिछले वेरिएंट से आप इम्यूनाइज हैं, अगले वेरिएंट्स के लिए आपको कोई तशवीशनाक हालत तक आप नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब है आपको वैक्सीनेशन को भी वैक्सीन्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा? हो रही हैं इसके ऊपर साथ साथ रिसर्च। अब जो बूस्टर डोज की बात की जा रही है ना, अभी तो फिलहाल ये ऑन डिमांड नहीं है, ये अभी सिर्फ उन्हीं के लिए है, एग्जिस्टिंग वैक्सीन भी उन्हीं के लिए बूस्टर डोजेज उनको लगाई जाएंगी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। और जो आपकी जो बूस्टर डोज लगेंगी वही वैक्सीन्स की लगेंगी जिनको आप ऑलरेडी पहले आपको लग चुकी हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें स्विच की जा सकती है, लेकिन आफ्टर इफ इट्स लाइक प्रोलॉन्ग टाइम, अगर आपको साल या 2 साल के बाद बूस्टर लग रही है तो दैट वुड बी मे बी चेंज। और अगर आप विद इन द ईयर ही इसको लगा रहे हैं तो दैट वुड बी, अभी तो फिलहाल हमें जौन सा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक ही तरह की सिस्टम के साथ कोप अप कर रही है ना, एक ही वैक्सीन को वो अडेप्ट करके ये हुआ है, तो उसको हम नेक्स्ट नहीं लगा सकते। कई बहुत ही रेयर चांसेस के अंदर आपके फिजिशियन और प्रैक्टिशनर्स आपकी बॉडी के कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, उसके बाद आपको रिकमेंड करते हैं क्योंकि अगर आपको वैक्सीन लगी थी तो अब आप वो भी लगवा सकते हैं। वो टेस्ट करवाना मैंडेटरी होगा? वो मैंडेटरी होगा एंड ऑन डिमांड भी नहीं है। अगर आप क्योंकि समटाइम्स दोज हु वांट टू ट्रैवल, हाँ बिल्कुल, कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसको किया गया था ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, और जो स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं और उनको अगर साइनोफार्म लग गई है या साइनोवैक लग गई है और आपको पता चाइनीज की वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी कम है, हाँ, तो फिर उनके लिए अगर वो बूस्टर डोजेस में इसमें ये है कि जो वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है ना, मोरलेस जितनी भी इस वक्त WHO ने रिकमेंड की हुई है वो 92.2% से लेकर 98% तक है, और ये मैक्सिमम है। और ये जितनी भी 7 वैक्सीन जो इस वक्त पूरी दुनिया में लगाई जा रही है उन सब के लिए है। इसमें ये नहीं है कि कोई अच्छी है या बुरी है, इसमें यह है कि कन्वेंशनल मेथड और रिकॉम्बिनेंट 2 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू बनाई गई हैं। इन वैक्सीन की एफिकेसी रेट सिमिलर है मोर और लेस। अच्छा, जो आपकी कन्वेंशनल मेथड से जो भी आपकी वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, तो इनका भी कोई एफिकेसी रेट से कोई इसका लिंक है? बिल्कुल लिंक होता है, लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड है वो मोर लाइक पहले था कि उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं अपने आम लोगों को समझने के लिए, कि वो वायरस को अटेनुएट किया जाता है, उसे इनएक्टिव किया जाता है, ठीक है, वो ट्रेडिशनल वे है। अब ये होता है कि अब हम RNA बेस्ड जो वैक्सीन बना रहे हैं इसमें हम लोग डायरेक्टली टेम्पलेट लेते हैं वायरस का और फिर इसके रिकॉम्बिनेंट्स बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के थ्रू एंड देन हम इसको वैक्सीन के तौर पे ले आते हैं। तो इसकी जो रेट है एफिशिएंसी का रिकॉम्बिनेंट का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल वन, लेकिन दोनों इस वक्त जितनी भी वैक्सीन है वो सारी की सारी एक ही रेंज में आपको इफेक्टिवनेस दे रही है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने ये लगवा लिया तो आपको ये हो जाएगा ऑब्वियसली। और एक और चीज़ लोग जो जिसको बड़ा कंप्लेन कर रहे हैं और जिसपे वो बड़ा एतराज़ कर रहे हैं वो ये है कि हमने वैक्सीनेशन हमने करवा भी लिया और फिर भी कोरोना लोगों को हो रहा है जो वैक्सीनेटेड है। तो हमें ये भी लोगों को बताने की जरूरत है कि इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, और मेडिकल साइंसेस में रेट 100% कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होता। आप सब लोग इतने चेंज हैं, हमारी अपनी जीन्स चेंज हैं। मेडिकल साइंसेस में आपको कोई दवाई अगर कोई ये कह रहा है ना कि 100% इफेक्टिव है तो आप यकीन करें उसके अंदर 100% झूठ के चांसेस हैं। कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होती, ये एफिकेसी रेट्स भी +-1 होते हैं। तो इसको भी आपने ज़हनी तौर पे अपने आप को इस चीज़ के ऊपर रखना है कि हर चीज़ सिवाय वो खुदा की ज़ात के तो कोई भी 100% नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। हर जगह चांसेस हैं, एरर्स हैं, ह्यूमन एरर्स हैं। तो इसको भी अपने जहन में रखें कि वैक्सीन्स आर फॉर योर बेनिफिट्स, द एफिकेसी रेट इज टोटली गुड फॉर दैट। बहुत से लोगों ने जब से वैक्सीनेशन करवा लिया तो दे आर लाइक मास्क नहीं पहन रहे, मास्क, हम तो वैक्सीनेटेड हैं। तो ये चीज़ बड़ी कॉमनली हम अपने इर्द गिर्द फेस कर रहे हैं, हमने एनवायरनमेंट में फेस कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि नहीं अब हमने वैक्सीनेशन करवा लिया तो हम बस बिल्कुल सुपर वुमन या सुपर ह्यूमन बन गए हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि इवन जैसे हम UCP में वी आर 100% वैक्सीनेटेड कम्युनिटी हमने डिक्लेयर किया है। UCP में कोई भी ऐसा कोई स्टाफ मेंबर, स्टूडेंट या कोई टीचर्स नहीं है जिनकी वैक्सीन नहीं लगी। सो हम लोग तो बड़ा से प्राउडली कहते हैं कि हमने इसको इतना अच्छा इनिशिएटिव को लेकर चला, हमारी हायर मैनेजमेंट ने बड़ा इसको इम्पोज किया। तो इवन देन हम लोग यूनिवर्सिटी में मास्क पहनते हैं, आपको पता है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, हम लोग जौन सा है अपनी हाइजेनिक कंडीशंस को उस तरह से मेंटेन करते हैं, यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को रोज के रोज हाइजेनिकली इसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो इवन आप ये देखें कि हम लोग 100% एक वैक्सीनेटेड कम्युनिटी होने के बावजूद भी हम अपने वो जो फ़राइज़ हैं उनको हम नहीं भूल रहे। तो ये आम आवाम के लिए हम लोग सिर्फ यही कहेंगे कि आपने अगर वैक्सीन की दोनों डोज ले भी ली हैं, स्टिल जो वेरिएंट्स हैं उन्होंने आना है और आपने इससे बचना है। सो आपको एक दूसरे का ख्याल रखना है, मास्क ज़रूर पहनना है, सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं, डिस्टेंसिंग ज़रूर करनी है। अच्छा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और मैं आपसे बस आखिरी क्वेश्चन ये करना चाहूँगी, जैसे दोबारा से स्कूल रीओपन हो गए हैं और बच्चों की वैक्सीनेशन उस तरह से नहीं की गई, मतलब 18+ की तो हो रही है, अंडर 18 की हो रही है, 14 to 18 ईयर्स तक के बच्चों की वैक्सीनेशन
कर दी गई हैं या अभी हो रही हैं, उससे जो छोटे बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन कब होंगी या नहीं होंगी, वो कितने प्रोटेक्टेड हैं नहीं हैं, ये ज़रा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। उन बच्चों की वैक्सीन बिल्कुल होंगी और जो बच्चा न्यू बॉर्न भी होगा उसकी भी होगी। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में स्ट्रेटजीज जो सी हैं वो डेवलप की जाती हैं बाय द WHO। तो WHO ने अभी तक अंडर 18 को रिकमेंड किया है फॉर द वैक्सीन्स। छोटे बच्चों के लिए अभी मजीद ट्रायल्स हो रही हैं और उनको अंडर कंसिडरेशन रखा जा रहा है कि उनको किस तरह की वैक्सीन हमने देनी है। डिफरेंट वैक्सीन्स को डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को डिफरेंट वैक्सीन्स लगती हैं बिल्कुल। और उनको एसोसिएट समाउ किया जाता है। जैसे 40+ में हमने देखा कि एस्ट्राजेनेका लगी, अंडर 40s को यहाँ पर साइनोफार्म या साइनोवैक लग रही थी, फाइजर भी लगी है। तो आप इसको ये एक्चुअली ऐसे ही है कि इनका वैक्सीन्स का लिंक होता है एज ग्रुप के, एक सर्टेन एज ग्रुप को टारगेट करती है। है ये बॉडी की एक्सेप्टेबिलिटी है। जो छोटे बच्चे हैं मे बी अगर उनके लिए तो एस्ट्राजेनेका या दूसरी जो फाइजर है वो भी बेहतरीन होगी और वो उनके लिए उनके लिए बेहतर होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी ऑफ द WHO अभी फिलहाल जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको कई ममालिक में तो लगाना शुरू कर दिए, अपने न्यू बॉर्न्स को भी इवन मतलब US अगर आप कनाडा देखें तो वहाँ छोटे बच्चों को भी लग चुकी है। हमारे यहाँ क्योंकि एज अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री हमारे अंदर और बहुत क्राइसिस हैं। अभी तो हम लोग अपने बड़ों को ही मोल्ड नहीं कर पाए और ना उनको हम कोशिश में हैं कि वो मोबिलाइज हो जाएं और वो इंगेज हों और इसमें जाएं, एंड देन वी विल हेडिंग टुवर्ड्स ओवर चिल्ड्रन इवन। इसका मतलब है कि हम कोई बच्चों के लिए कोई खास नई वैक्सीन नहीं बना रहे, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन्स हैं दे विल बी अफेक्टेड, उनके लिए बेहतर है ये, उनके लिए, और वही उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट करके या उन्हीं में से किसी की डोज को डिफाइन करके बच्चों को लगाया जाएगा, अगेन अकॉर्डिंग टू द WHO। लेकिन इसमें हरगिज कंट्रीज में वैक्सीन लगाई गई हैं, वो कौन सी वैक्सीन लगी? उनमें यही जो 7 वैक्सीन्स हैं जो कि रिकमेंड हुई हैं, साइनोफार्म, साइनोवैक, मॉडर्ना है, फाइजर की है, इसके अलावा एस्ट्राजेनेका है, स्पुतनिक है। तो इन्हीं को जॉन सा है वो वैल्यूएट किया गया और इन्हीं को ही जॉन सा वो लगाया गया। हम डोजेज के अकॉर्डिंगली इसे कंट्रोल डोजेज इसकी सिवाय जो स्पुतनिक है या जो मॉडर्ना है, इसकी डोज थोड़ी डिफरेंट होती है फर्स्ट एंड सेकंड टाइम पे। बाकी जितनी भी वैक्सीन्स हैं उनकी फर्स्ट टाइम पे भी जितनी आपको डोज लगी है, सेकंड में भी आपको उतनी लगती है। लेकिन कुछ के लिए उनकी जो एफिशिएंसी रेट है उसको देखते हुए पॉसिबिलिटी कि हम बच्चों को जब वैक्सीनेशन करेंगे तो उनकी क्वांटिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। क्वांटिटी कंट्रोल होगी, उनका टाइम पीरियड कंट्रोल होगा, क्योंकि बच्चों की जो जब ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं उनकी जो जिस्म की एक्सेप्टेबिलिटी है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द मिडल यंग पीपल, एंड देन जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सेटअप करेंगे एंड दैट वुड बी दी बेनिफिशियल फॉर देम। लेकिन स्टिल पाकिस्तान का मसला भी ये है कि हमने अभी लोगों को, बड़ों को एंगेज करना है। जब वो सेटिस्फाई होंगे मेंटली, हमने एजुकेट करना बिल्कुल, है, उनको कन्विंस करना है और कि ये आपके अपनी बेनिफिट के लिए। जब वो कन्विंस होंगे देन दे विल हैव देयर चिल्ड्रन इन दैट पार्क के, अच्छा उनको भी लेके जाएंगे और उनको वो लगवाएंगे। अदरवाइज ये जो इसका जो एक एम है वो अटेन नहीं होगा। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब ने मिलकर इस पे काम करना है और सबको बताना है कि दिस इज फॉर योर बेनिफिट। आपने बिल्कुल ठीक कहा सादिया कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको इस पे मिलकर काम करना है। थैंक यू सो मच सादिया फॉर योर टाइम। और मैं अपने कंक्लूडिंग नोट में यही कहना चाहूँगी कि हमें वैक्सीनेशन करवाने की बहुत ज़रूरत है। इवन वी आर फुली वैक्सीनेटेड, स्टिल वी आर सपोज टू फॉलो ऑल द प्रिकॉशनरी मेयर्स। हमने अभी भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना है। दिस इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू एक्ट लाइक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, एंड प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग UCP TV। अल्लाह हाफ़िज़।